इस किस्म के मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उनके वो बनाने के काम आता है। ठीक है, तो कल की जो क्लास थी, क्लास नंबर 5, उसमें हमने देखा एक्सेल का असल जो काम है कि एक्सेल में सिंपल फार्मूलाज क्या होते हैं। सिंपल फार्मूले के बाद हमने एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को भी देखा। फिर हमने ये देखा कि उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है एक्सेल का। फार्मूलाज अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें आपको एक टर्म कल मैंने आपको बताई थी, वो टर्म होती है, उसको एक नज़र फिर देख लेते हैं। हाँ, यस, पेमडास। ठीक है, पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पेमडास। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट को फार्मूला लगाने में बड़ी आसानी होगी, ऑर्डर सेट करने में आसानी होगी। खुद से अगर आप फोर्स करना चाहें एक्सेल को कि इस कम्प्लेक्स फार्मूले में एक्सेल ने सबसे पहले ये इक्वेशन रिजॉल्व करनी है, तो यू मस्ट क्लोज दैट इक्वेशन या फार्मूला इनटू पैरेंथेसिस। ठीक है बेटा। जी, ये कुछ रिवीजन थी कल की क्लास की, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो एजेंडा है, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। कल हमने देखा था ना, सेल रेफरेंसेस के जरिए हम सारा फार्मूला वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेल का रेफरेंस देते हैं। सेल रेफरेंस क्या है अब आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आप बच्चे नहीं हो, आप बिगिनर नहीं हो एक्सेल में, आप समझ गए हो, आपकी एक्सेल से अभी दोस्ती हो चुकी हुई है। ठीक है, more than 50% classes are gone, you now familiar with the Excel terminologies as well। ठीक है, सारी चीजें आप समझ चुके हो। सेल रेफरेंस में जो सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट होते हैं या रिलेटिव होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है एक्सेल की कैलकुलेशन में, वो है फंक्शंस। फार्मूलाज हमने पढ़े, फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको कवर करेंगे किस तरह लगाते हैं फंक्शन। इसी तरह ही हैं कि आपने अगर किसी चीज़ का एवरेज, आपको पता है ना, एवरेज आपने निकालना है, उसके लिए फंक्शन यूज होता है। एवरेज का मतलब है कि यू हैव मोर देन वन आइटम्स, 2 आइटम्स, यानी आपके पास एक फिगर नहीं है, एक फिगर का आप एवरेज नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, मिनिमम नहीं निकाल सकते। एक क्लास में रिजल्ट आता है, उसमें 30 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में देखना हाईएस्ट किसका है, तो हम उसके लिए मैक्सिमम का तमाम जो नंबर्स होंगे 30 स्टूडेंट्स के पूरे वो एक कॉलम में होंगे, 30 रोज में होंगे, सेल्स में होंगे, 30 सेल्स में, इस तरह बोलेंगे बल्कि इसको, 30 सेल्स में। और आप 30 सेल्स में फार्मूला फंक्शन लगाएंगे मैक्सिमम का, तो आपको मैक्सिमम का जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा जो हाईएस्ट मार्क है। जिसके मिनिमम होंगे वो मिनिमम मार्क्स को रिटर्न करेगा। जिसके पूरे 30 मार्क्स में से एवरेज बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो एवरेज का फंक्शन लगाएंगे। ये फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। फार्मूले की तरह फंक्शंस भी होते हैं, बजाय कि हम उसको मैनुअली, फार्मूले के जरिए भी हम मैक्सिमम मिनिमम सारा कुछ निकाल सकते हैं, मगर वो एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके लिए ये एक फैसिलिटी एक्सेल ने दी है कि वी कैन हैव द फंक्शन फैसिलिटी। हमें फंक्शन लगाएंगे, रेंज देंगे, वो हमें खुद ही करके कैलकुलेट करके बता देगा, वरना हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये होता है फंक्शन और फार्मूले में बेसिकली डिफरेंस। जी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। There are two types of references, relative and absolute. Relative and absolute references behave different when copied and filled to other cells. अब देखें, हम कॉपी, सेल को कॉपी भी करते हैं ना, तो इन दोनों को जब हम कॉपी करते हैं ना, तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और दूसरे सेल्स के साथ जब इनको यूज करते हैं वो भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैसे होता है आगे चल के हम देखते हैं। रिलेटिव रेफरेंसेस changes when a formula is copied to an other cell। ठीक है, अब relative reference क्या होते हैं। relative reference देखें, फर्ज करें कि आपके पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला है a1 प्लस b1। ठीक है, इसको आपने कॉपी किया रो 1 से
रो 2 पे, तो वो फार्मूला ये बन गया, ये रिलेटिव रेफरेंस है। मतलब कि इसने क्या किया कि इसने इस फार्मूले ने उसी रेंज को सामने रखा मगर वो शिफ्ट कर गया दूसरे सेल्स में। ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। यानी A1 हम इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो हम सोचते हैं यार यहाँ पे A1 B1 क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर एक्सेल का कि जब फार्मूला कॉपी करेंगे तो पहले फार्मूला जहाँ लिखा था उसको बताया गया, उसके ऊपर वाले दो जो सेल्स है ना A1 B1 उसको सम करके इसमें टोटल दिखाना है। जब अब अगले सेल में जाएंगे तो अब उसके ऊपर A1 B1 नहीं है, अब उसके ऊपर क्या है, रेंज जिसकी चेंज होगी, उसके ऊपर A1 B2। समझ आ गया बेटा? तो A2 B2 उसने रेंज को पकड़ना है, उसने सेल को एब्सोल्यूट नहीं करना, फिक्स नहीं करना, उसने उसी रेंज में अपने आप को चलना है। तो इसलिए उसने सेल के जो रेफरेंस है वो चेंज कर दी है। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंसेस। अच्छा, relative references change when a formula is copied to another। आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड इसके उलट है, रिमेन कांस्टेंट। अगर हम इसको पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में, तो फिर ये एब्सोल्यूट रेफरेंस ही रहेंगे, A2 B2 नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, A1 B1। इसको जहां मर्जी हम कॉपी करें, चाहे एक शीट के दूसरे सेल में करें, चाहे दूसरी तीसरी शीट के में करें, मल्टीपल शीट्स होती है ना, तो ये कांस्टेंट ही रहेंगे। ये एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंसेस। मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो है वो इसी तरह होगा एक्सेल में नॉर्मली, जब तक आप खुद से उसको बताएंगे नहीं कि मेरा जो रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है, तो तब तक वो रिलेटिव रेफरेंस ही बिहेव करेगा जब भी आप फार्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे। व्हेन कॉपी अक्रॉस मल्टीपल सेल they change based on the relative position of the rows and column। जो relative position होगी, मैंने कहा ना position change होगी तो वो भी reference भी change हो गया। For example, if you copy the formula A1 plus B1 from row 1 to row 2, the formula will become A2 plus B2। relative है ना, reference उसने अपना जो था position, relative position row column की उसने change कर ली। ठीक है, relative reference are especially convenient when you need to repeat the same calculation across the multiple rows and all। relative reference का मतलब ये है कि आपके पास अगर फर्ज करें कि आपके पास कॉलम है 10 और 10 कॉलम्स में 10 कॉलम में डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन है, यानी 15 सेल्स डाटा इसमें है, 15 उसमें, 15 उसमें, 15 उसमें। अब आप क्या करते हो कि आप एक 15 पहले वाले सेल का टोटल आप कर लेते हो, टोटल करके आप बाजार सबका फिर टोटल नहीं करते। ठीक है, ये फायदा क्या है, सबका टोटल नहीं आपने करना। 10 रोज है यू हैव, आपने एक का टोटल कर लिया, सम कर लिया, आपने उसका फार्मूला कॉपी किया और सबके साथ नीचे उसी तरह कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। क्योंकि रिलेटिव है ना, तो वो खुद ही सबका अगला कॉलम रेंज चेंज करके वो सबका सब जो है ना, सबका टोटल जो है ना वो चेंज कर देगा और हर कॉलम का अपना टोटल होगा, कोई बगैर किसी एरर या मिस्टेक के, और आपका टाइम में एफर्ट सेव होगी। ठीक हो गया जी। अब करते क्या हैं, किस तरह रिलेटिव टू क्रिएट एंड कॉपी ए फॉर्मूला यूजिंग द रिलेटिव रेफरेंस। इन the following example we want to create a formula that will multiply each item price by quantity। वही बात कल वाली कि हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, we will multiply the price with the quantity। ठीक है, ओके। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू फॉर्मूला फॉर ईच रो, अभी जो मैंने आपको बताया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, जिस तरह मैंने कॉलम की मिसाल दी, यहाँ पे रोज उसकी मिसाल है, सेल की मिसाल है कि वी कैन क्रिएट ए सिंगल फार्मूला इन सेल D2, ये D2 है, एंड देन कॉपी टू अदर रोज, बाकी तमाम रोज पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे फार्मूला हम क्रिएट करेंगे बेटा, बाकी रोज में कॉपी करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये फायदा है रिलेटिव रेफरेंस का। वी विल रिलेटिव रेफरेंस सो द फार्मूला करेक्टली कैलकुलेट द टोटल ऑफ ईच आइटम। सिलेक्ट दी सेल, सेल को भाई हमने सिलेक्ट कर लिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर एंटर द फार्मूला, हमने कहा जी B2 मल्टीप्लाई बाय C3, ये B2 है और ये C2, इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ प्रेस एंटर, एंटर प्रेस किया तो उसने उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमने क्या करना है कि लोकेट द फिल हैंडलर। एक तो ये ट्रिक है कि हम यहाँ से कंट्रोल C करें और नीचे इसको माउस के साथ सबको सिलेक्ट करके, सब सिलेक्ट करके कंट्रोल V कर दें, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आपको बताया ना कॉपी एंड पेस्ट में, यहाँ मेन्यू से भी आप चाहते हैं कि कॉपी किया फिर पेस्ट कर लिया,
इससे भी ये काम हो जाएगा। मगर यहाँ पे इसका तरीका और बता रहा है कि फिल हैंडलर जो हमने पढ़ा था, आप सेल को सिलेक्ट करें, ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है ना, इसको क्लिक करें, छोड़ना नहीं आपने, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग फिल हैंडल, और इसको कहां तक लेके जाना, सिलेक्ट D3 D12 ये। अब ये देखें, इसको क्लिक किया, छोड़ा नहीं, होल्ड किया, आप माउस को ये देखें, स्क्रीन पे देखें, नीचे लेके आए यहां तक, ये आ गया आपका D12 आ गया यहाँ पे, ये देखें, ये इसकी डेमोस्ट्रेशन भी है, यहाँ से ये D12 आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, रिलीज दी माउस बटन, the formula will be copied to the selected cell with relative reference and the value will be calculated in each cell। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सामने स्क्रीन का आपको नजर आ गया कि आपने एक फार्मूला लगाया और उसको आपने कॉपी कर दिया और सारे के सारा कॉपी हो गया। फिल हैंडल को यूज करना सीखें, ये जो मैंने आपको बताया दिखाया भी है, ठीक है। ये होता है रिलेटिव रेफरेंस का फायदा, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ईच रो, ठीक है, यू कैन कॉपी द फार्मूला विद रिलेटिव रेफरेंस एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट रिलेटिव रेफरेंस फार्मूला एज वेल, ठीक है। आप उससे उसका फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे क्या है, यू कैन डबल क्लिक ऑन द फील्ड cells to check their formula for accuracy. This relative reference should be different for each cell depending on their rows and column, ठीक है जी। अब हमने 8 नंबर रो को सिलेक्ट किया, हमने ये भी चेक करना है कि यार ये फार्मूला ठीक भी है कि नहीं ठीक, क्योंकि पीछे हमने इस फार्मूला क्या लगाया, हमने ये देखें B2C2 लगाया। हम ये देखें कि यार कहीं इसने कैलकुलेशन तो कर दी, ये ना होगा ये B2C2 ही हो, मगर हमने 8 नंबर रो को चेक किया तो वो देखें आपको क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है वो B1 ये B2C2 नहीं दिखा रहा, उसका रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है वो चेंज हो गया हुआ। अब रेफरेंस क्या है, B8 एंड, हाँ जी वेरी गुड, C8, 8 पे C, इससे कंफर्म भी हो गया जी हमारा फार्मूला रिलेटिव बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये थोड़े थोड़े तरीके भी आपको साथ में सिखाऊंगा कि आपने अपने एक्सेल की शीट को कैलकुलेशन किस तरह आपने सीखना है। ओके, रिलेटिव रेफरेंस जो है आप, यू आर वेरी मच अंडरस्टूड नाउ। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव रेफरेंस के बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस आता है, उसमें ये इसके उलट है। आप सेल रेफरेंस नहीं चेंज कर सकते, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट या सर्टेन ऑप्शंस के टाइम व्हेन यू डू नॉट वांट टू सेल रेफरेंस टू चेंज। आपने बाज़ वक़्त काम करते हुए ऐसे भी करना होगा कि आपने फलां शीट से कोई सेल को कैलकुलेट किया है, आप कहते हैं यार वो मेरा एक जो वहाँ पे लगा हुआ है ना फार्मूला, मैंने उसी को तमाम जगह पे उसी की वैल्यू को लेके चलना है, मेरे सेल ना चेंज होगा मैथमेटिकल, ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है, तो उस वक्त ये कर सकते हैं कि हम एब्सोल्यूट रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं कि वो जहां भी फार्मूला आप कॉपी करेंगे वो आपके जो सेल रेफरेंस है वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, एब्सोल्यूट रहेंगे, ठीक है। want to you do not want a cell reference to change when filling cell, unlike relative reference, absolute reference do not change when copied or filled, ठीक है, क्लियर है बेटा। You can use an absolute reference to keep row and column constant। constant का मतलब पता है ना, constant का मतलब पक्का, लोया तोड़ जिसको बोलते हैं, जोड़ बिल्कुल वेल्डेड, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट वो है। एन एब्सोल्यूट रेफरेंस इज डिजाइन्ड इन ए फार्मूला बाय द एडिशन ऑफ डॉलर साइन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एब्सोल्यूट फार्मूला है ना वो हम यूज करेंगे डॉलर साइन के साथ, बिफोर द कॉलम एंड रो इफ it precedes the column or row but not both, it known as mixed reference। अब ये देखें, हमने जिस सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाना है, कांस्टेंट रखना है, हम उसके रेफरेंस के साथ क्या करते हैं, हम डॉलर साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, द कॉलम एंड द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, ठीक है बेटा। उसके बाद द रो डज नॉट चेंज, यहाँ पे दोनों डॉलर साइन हमने लगा दिया, कॉलम से पहले भी और सॉरी रो से पहले भी और कॉलम से पहले भी। ये रो आ रही है ना ABC, ये दोनों में डॉलर साइन लगाई, दोनों में से कोई भी नहीं चेंज होगा। इसके बाद जरूरी नहीं हम ये कर सकें, हम अलग अलग हमारे पास और भी कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ रो के साथ लगाया है इसको, सॉरी हाँ जी रोज के साथ ही लगाया है इसको,
तो दी रो डज नॉट चेंज, रो नहीं चेंज होगी, कॉलम चेंज हो सकता है। डिफरेंट ऑप्शंस है ना, तो जरूरत आप किसी भी ऑप्शन की आपको पड़ सकती है काम करते हुए। अब इसमें द कॉलम नॉट चेंज, यहाँ पे दोनों चेंज होगा, यहाँ पे रो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट रहेगा। यू विल यूज द रिलेटिव ए टू एंड एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव है रेफरेंस, और जब हम डॉलर साइन लगाएंगे तो ये रेफरेंस एब्सोल्यूट बन जाएगा। ये सिंपल है डॉलर साइन के साथ। फॉर्मेट इन मोस्ट फार्मूला मिक्स रेफरेंसेस आर यूज लेस फ्रीक्वेंटली, मिक्स जो रेफरेंस है वो बड़े कम यूज होते हैं। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट है, व्हेन राइटिंग ए फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन प्रेस द F4 key on your keyboard to switch between relative and absolute and mix cells reference as shown in the video figure below। ये F4 के जरिए आप जो है ना अपना स्विच कर सकते हैं बिटवीन एब्सोल्यूट एंड जो आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है उसके दरमियान। आपको वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, यहाँ पे मिस कर गया वीडियो। अच्छा, अब क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ तो हमने देखा एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है क्या है और क्या उसको तरीकेकार है। अब उसको कैसे क्रिएट करना है, वही बात यहाँ पे हमने टेक्स्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये एक ऐसी चीज है जो टेक्स्ट कैलकुलेट, मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट कैलकुलेटर सबके लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 13% है तो 30% सबके रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमें एक एब्सोल्यूट या कांस्टेंट ही फार्मूला चाहिए। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट किया जो हम करते हैं, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करें। एग्जाम्पल को थोड़ा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन अवर एग्जाम्पल वी विल यूज दी 7.5% सेल टैक्स रेट इन सेल E1। E1 में हम ये सेल टैक्स रेट यूज करेंगे टू कैलकुलेट सेल टैक्स फॉर ऑल आइटम्स इन डी। तमाम जो आइटम्स हैं डी में वो हम E1 में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स इसका, और कॉलम डी में जो आइटम्स हैं तमाम की तमाम, ये कॉलम डी में जो आइटम, वी विल नीड टू यूज द एब्सोल्यूट रेफरेंस $1, यानी ये E1। यहाँ पे हम इस फार्मूले में हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस, और वो आपको तरीका बता दिया, डॉलर साइन सिंपल लगा दें रो और कॉलम के स्टार्ट में तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। बिकॉज ईच फार्मूला इज यूजिंग द सेम टैक्स रेट। अब बात होगी ना कि ईच फार्मूला यूजिंग सेम टैक्स रेट, वो कांस्टेंट है। वी वांट दैट द रेफरेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड एंड फिल्ड टू अदर सेल्स। और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो रेफरेंस है वो सेम रहे, क्योंकि कांस्टेंट है ना टैक्स रेट सबके लिए। तो हम उसके लिए जब हम कॉलम डी में इसको कॉपी करें, फिल करें, तो ये जो रेफरेंस है ये बिल्कुल सेम और एब्सोल्यूट रहना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करेंगे इस पर्पस के लिए। जी, हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, अब आगे चलते हैं। एंटर द फार्मूला टू कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू। इन आवर एग्जांपल वी विल टाइप B3, ये B3 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इसको पैरेंथेसिस में दिया, बताया उसको कि सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें, वैल्यू निकाल के उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें E3 E1 के साथ। जो E1 है यहाँ पे E1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, और E1 को हमने क्या बता दिया, हमने एब्सोल्यूट। हाँ, अब ये जब फार्मूला जहां भी कॉपी करेंगे ये चेंज हो जाएंगी, इसके साथ डॉलर साइन नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, हम चाहते भी ये चेंज ना हो, ये तो कांस्टेंट है ना। चलें जी, ये हमने कर दिया, एंटर द क्लिक। जब हमने कीबोर्ड को क्लिक किया तो ये टैक्स रेट आ गया 3.36, इसकी अमाउंट इतनी आ गई, सॉरी रेट नहीं आया बल्कि ये अमाउंट आ गई। ठीक है बेटा, अब उसी तरह फिल हैंडल को पकड़ा, यहां से पकड़ के नीचे ड्रैग किया, यहां से नीचे ड्रैग किया, ये देखें टैक्स सब जगह पे कॉपी हो गया। अब टैक्स हर जगह पे कॉपी हो गया है, मगर इसमें रेट सबके लिए सेम है, वही जो एक ही टैक्स का रेट था ना। ये देखें, हमने पहले इसको चेक कैसे करना है, हमने रो 8 को पहले चेक किया था, इस दफा हम रो 9 को चेक करेंगे हमारा फार्मूला ठीक है कि नहीं ठीक। ये देखें, फार्मूला को जब चेक किया तो हम यहाँ पे देखें, सेल को क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वैसे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे B1 और C1 नहीं है, B9 ये वाली रो जो इसके सामने है, यहाँ तक ओके हो गया। मगर आप देख रही हैं कि यहाँ पे ये E9 नहीं हुआ। ठीक है बेटा, यहाँ पे E9 नहीं हुआ, ये वही रहा जो E9 यहाँ पे था, 7.5% टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स रेट यही था ना E1 जो ऊपर से यहाँ पे ये 7.5% एक दफा स्टेट, ये चेंज नहीं होगा सबके लिए, सबके लिए एक कांस्टेंट ही होगा।
तो ये सब के लिए यही रहा, टैक्स का रेट है, ये सेल टैक्स आ गया ना सामने, सेल टैक्स इसका यही रहा। तो ये इसका एडवांटेज है अपना एब्सोल्यूट रेफरेंस का। बी श्योर टू इंक्लूड द डॉलर साइन व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन एब्सोल्यूट रेफरेंस अक्रॉस मल्टीपल सेल्स। द डॉलर साइन वर omitted in the example below. This cause Excel to interpret it as a relative reference, producing an incorrect result when copied to another cell. ठीक है, मतलब क्या बताने का, इस एग्जांपल में आप ये देखें विदाउट द डॉलर साइन, यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस इन द रो 9 आर रिलेटिव टू द रो 9 व्हाइल द एब्सोल्यूट रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे देखें विदाउट द डॉलर साइन द रेफरेंस टू द सेल E1 वाज इंटरप्रेटेड एज ए रिलेटिव रेफरेंस एंड लीडिंग टू इनकरेक्ट रिजल्ट। आप देख रही हैं यहाँ पे जब 10 में आप गई हैं तो वो चूंकि डॉलर साइन नहीं था इसके साथ, तो उसने क्या कर दिया, E1 की बजाय उसने E10 कर दिया। और E10 में क्या पड़ा हुआ है, E10 में ये पड़ा हुआ है, ये E10 है ना ये वाला, तो ये गलत हो गया, ये सारा कुछ गलत हो, ये बेड़ा ही गर्क हो गया। ये देख रही हैं आप सारा, ये सारा बेड़ा गर्क हो गया। तो सही ये आपने याद रखना है। सो दिस इज द बेसिक हाउ वी यूज द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस। ठीक है बेटा, क्लियर, बड़ी एग्जांपल, क्लियर कट एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। अक्सर रिलेटिव रेफरेंस तो बाय डिफॉल्ट होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है ना वो मैंने अक्सर देखा लर्नर्स की समझ में वो प्रॉपर नहीं आता। तो बहरहाल मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया एग्जांपल के साथ, कोई चीज़ आप समझना ना समझ में आने वाली तो है ही कोई नहीं। अब जो टैक्स का रेट होता है ना वो आप एक से ज़्यादा दफ़ा, वो ज़्यादा मरतबा एक 10 दफ़ा भी हो सकती है, 100 दफ़ा भी हो सकती है, 1000 मरतबा भी हो सकती है। फर्ज करेंगे अगर 1000 मरतबा आप अगर टैक्स रेट को यूज़ कर रहे हैं तो 1000 दफ़ा फार्मूला तो दोबारा नहीं लगाएंगी ना। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे कि जो टैक्स का रेट है ना रेफरेंस, उसको आप एब्सोल्यूट कर लेंगे और फिर 1000 का लाख दफ़ा आपको यूज़ करना पे वो कांस्टेंट रेफरेंस यूज़ करते जाएं और अपना काम करते जाएं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एब्सोल्यूट रेफरेंस की। आगे चलते हैं, अब आते हैं जी यूजिंग सेल रेफरेंस विद मल्टीपल वर्कशीट। अभी तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि एक ही वर्कशीट है आपके सामने, यू कैन हैव द मल्टीपल वर्कशीट ना, एक ही वर्कबुक में। एक्सेल की फाइल को XLSX बोलते हैं, ये एक्सटेंशन होती है और उस फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। मैं वैसे रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। XLSX ये एक्सटेंशन होती है और वर्कबुक फाइल को बोलते हैं। और एक वर्कबुक जो है दैट कैन हैव मोर देन वन फाइल। और ये भी फार्मूला जो हमने सीखा, जितने भी सीखे हैं फार्मूले, वो एक शीट के ऊपर लगाते हैं, यूज करते हैं। अब हमें मल्टीपल शीट्स को भी लेके चलना पड़ता है, आगे चल के मल्टीपल वर्कबुक को भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कैलकुलेशन होती है ना, ये अकाउंटेंसी अकाउंटिंग वगैरह इसी तरह होती है सारी। बहरहाल आज हम अभी सीखते हैं कि कैसे हम मल्टीपल वर्कशीट में लगाते हैं। एक्सेल अलाउज यू रेफर टू एनी सेल ऑन एनी वर्कशीट व्हिच कैन be especially helpful if you want to reference a specific value from one worksheet to another। क्लियर है, ट्रांसलेट करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। To do this you will simply need to begin the cell reference with the worksheet नाम। अब सेल रेफ वहां पे तो हमने सेम वर्कशीट के ऊपर सिंपल सेल रेफरेंस था ना, अब आपने सेल रेफरेंस के साथ वर्कशीट का नाम लगा देना है, तो वो बेसिकली उस वर्कशीट का सेल रेफरेंस होगा जिस वर्कशीट का आपने रेफरेंस दे दिया है। इसको वर्कशीट का नाम बोलना है या वर्कशीट का रेफरेंस बोलिए, एक बात एक ही है। फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन पॉइंट, ठीक है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है, ये साइन ऑफ विक्टोरियल, आपको पता नहीं साइन के बारे में, फेमिलियरिटी है, कीबोर्ड के ऊपर होता है, ये आप उसमें लगा देते। फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू रेफरेंस A1 ऑन शीट 1 इट्स रेफरेंस वुड बी। अब अगर आप दूसरी शीट E में से रेफरेंस करना चाह रहे हैं A1 को, तो आपने सिंपल, ये सेल रेफरेंस आ गया और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के से पहले शीट 1 शीट का नाम आ गया, ये शीट रेफरेंस आ गया, ये सेल रेफरेंस आ गया। दिस इज सिंपल, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। नोट इफ ए वर्कशीट नेम कंटेन्स स्पेस you will need to include single quotation marks around the name. For example, if you wanted to be reference cell A on the worksheet name July budget, its reference would be इस तरह। यानी अगर आपकी शीट में, शीट का जो नाम है उसके दरम्यान स्पेस आ रही है, तो फिर उसने कहा कि इस शीट के नाम को आपने ये जो सिंगल कोट मार्क्स है इनमें क्लोज कर देना दोनों साइडों पे। ये भी सिंपल है। ओके,
अब हम देखते हैं क्या होता, कहते हैं होता ये कैसे है। We will refer to a cell with a calculated value between two worksheets. This will allow us to use the exact same value in two different worksheets without rewriting the formula or copying the data between the worksheet. ना हमने डाटा को कॉपी किया ना दोबारा फार्मूला लिखा, हम सिर्फ रेफरेंसेस को कॉपी कर लेंगे, दोनों वर्कशीट में वही फार्मूला यूज होगा। लोकेट द सेल, हमने सेल लोकेट किया ये वाला, एंड नोट इट्स वर्कशीट। इन ओवर एग्जांपल वी वांट टू रेफरेंस सेल E14, ये E कॉलम, ये 14, इस सेल को हम रेफरेंस करना चाह रहे हैं ऑन दी मेन्यू ऑर्डर वर्कशीट। इसको हम मेन्यू ऑर्डर वर्कशीट में, ये दो शीट्स हैं इसमें, एक मेन्यू ऑर्डर, दूसरा कैटरिंग इनवॉइस। ये किसी, ये जो होता है ना कैटरिंग सर्विसेज, ये किसी उनकी वर्कशीट है, उनका काम है जो खाना वगैरह शादी ब्याह पे ये देते हैं, कैटरिंग। तो मेन्यू ऑर्डर क्या है और उसके बाद कैटरिंग इनवाइस क्या है, इन दोनों में हम ये फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं। तो कैसे करते हैं, नंबर 1 पे हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, नंबर 2 पे हमने करना नेविगेट टू द डिजायर वर्कशीट। इन आवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट द कैटरिंग इनवाइस। अब हम दूसरी शीट पे जाएं, उसके ऊपर हम कैटरिंग इनवाइस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दी सिलेक्टेड वर्कशीट विल बी अपीयर, इसके ऊपर क्लिक किया, ये कैटरिंग इनवाइस हमारे सामने आ गई। लोकेट दी सेल वेयर यू वांट टू वैल्यू टू अपीयर। इन ओवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट सेल B2, ये आ गई B2। अब आप समझ रही, ये जो आपकी कैटरिंग इनवाइस है, इसमें ये सबके टोटल तो आ रहे हैं। अब मेन्यू आइटम है, यहाँ पे हम बजाय के टोटल दोबारा टाइप करें, कॉपी करें, हम सिंपल वहां से रेफरेंस को ले आएंगे। कहाँ से, ये मेन्यू ऑर्डर की शीट में यहाँ टोटल आ रहा है ना, ये सबके ये टोटल आ रहे हैं। ये और भी शीट होगी, पेपर आइटम, प्लेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, और मेन्यू आइटम की ये शीट है जिसमें टोटल आ रहा है। हम यहाँ पे अब इसको हमने किया है क्लिक, सिलेक्ट किया, लोकेट दी B2, हमने इसको क्लिक कर दिया। नंबर 5 पॉइंट पे हम यहाँ पे इक्वल साइन को टाइप किया, इक्वल साइन को टाइप किया, द शीट नेम फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन पॉइंट, ठीक है। हमने इक्वल साइन को किया। अच्छा, तरीका इसका भी यही है कि आपने इक्वल साइन क्लिक करने के बाद ना, आप दोबारा यहाँ पे तो बता रहा है कि मैनुअली आपने लिखा वहां पे मेन्यू ऑर्डर, ठीक है, दोनों सिंगल कॉमा में इसको इंक्लोज किया, ये टाइप किया, और उसके बाद आपने E14 आगे टाइप कर दिया। नहीं लिखा नहीं, आपने करना है टाइप ना। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना। अब 5वें स्टेप पे हमने करना है कि टाइप, हमने खुद टाइप करना है। इक्वल साइन, वो कहता है कि टाइप करें इक्वल साइन शीट नेम, इक्वल साइन टाइप किया, शीट नेम हमने टाइप किया, फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन पॉइंट एंड सेल एड्रेस। वो कहता है 3 इक्वल साइन, शीट नेम, एक्सप्लेनेशन पॉइंट और सेल रेफरेंस, ये सारी चीजें आप खुद टाइप करें, ठीक हो गया। तो ये हमने टाइप करना है, मगर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये टाइप करने की बजाय आप इक्वल साइन को क्लिक करें, दोबारा शीट को क्लिक करें, मेन्यू ऑर्डर को, और यहाँ पे सेल को क्लिक करें, तो आपका सेल आप ऑटोमेटिक जो है ना, ये सारा कुछ यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह वो पॉइंट एंड क्लिक आपने सीखा नहीं था, पॉइंट एंड क्लिक, तो उस तरह करें, उस तरह यहाँ पे टाइप हो जाएगा। उसके बाद आगे आपने रेफरेंस लगा दिया उसका E4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, E4 आपने जब ये सारा टाइप कर लिया, यहाँ क्लिक पॉइंट एंड क्लिक कर लिया आपने, सब कुछ आप फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो आपने एंटर को प्रेस करना। तो आप देख रही हैं कि वहां से ऑटोमेटिक जो है वो टोटल उसका $587.65 जो यहाँ पे था, ये $587.65 वो आपका यहाँ पे मेन्यू आइटम के टोटल में आ गया, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये आपका इसी शीट का रेफरेंस नहीं है, ये दूसरी शीट का रेफरेंस है जो कि मेन्यू ऑर्डर के नाम से शीट है। क्लियर है बेटा, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। या तो वो टाइप कर लें, मगर टाइप करना वो मुसीबत है, आप जस्ट इक्वल साइन करें, उसके बाद पॉइंट करें, क्लिक करें, सारा कुछ आपका काम वहीं से हो जाएगा। इफ यू एंटर ए वर्कशीट नेम इनकरेक्टली, अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो आपका ये एरर हमेशा याद रखें, आपका ये रेफरेंस आएगा, ठीक है। ये एरर आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप मैनुअल टाइप करते हुए हो सकता है वो गलती कर दें, तो बेहतर यही है कि क्या करेंगे आप, पॉइंट एंड क्लिक, हाँ, पॉइंट एंड क्लिक, उससे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उठाएगा वो। कंप्यूटर गलती नहीं करता, इंसान गलती कर सकता है। Select the desired option to drop down menu. अब in our example we will mistype the name of the worksheet। उसको ठीक करने के लिए कि एडिट करने के लिए फार्मूले में आप जाएं, उसको एडिट करें,
और उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक करें, सेल के ऊपर आपको ये इस तरह ये साइन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करें, आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, एडिट द फार्मूला बार, इसको क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार में आ जाएगा। यहाँ पे आपको उसका जो भी फार्मूले में मिस्टेक है उसको करेक्ट है। मैं जनरली बता रहा हूँ, सिर्फ इस एग्जांपल के नहीं बता रहा, हमेशा से फार्मूलों को आपने इसी तरह करेक्ट करना है। या F2 प्रेस कर लें या इस तरह आप कर लें, F2 प्रेस कर लें सेल के ऊपर रख के, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके ठीक है, ये था बेटा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में कि एक्सेल में किस तरह इनको यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, आपके सामने हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें और समझ आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि आज हम फार्मूले के अलावा एक्सेल में फंक्शन भी होते हैं, जिस तरह मैंने मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज फंक्शन। अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फार्मूला। देखें, एक फार्मूला आप खुद बनाते हो, ये एक फार्मूला है जो प्री डिफाइंड है, आपका काम सेव किया हुआ है। मैंने बताया ना कि मैक्सिमम आपने कैलकुलेट करना है, तो फार्मूले के जरिए आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। तो इसीलिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस हैं, फार्मूले, उनका फंक्शन बना दिए गए प्री डिफाइंड फार्मूलाज, दैट वो भी फार्मूले ही होते हैं मगर प्री डिफाइंड होते हैं फंक्शन, दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग द स्पेसिफिक वैल्यू इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी कुछ वैल्यूज को एक खास ऑर्डर में वैल्यूज हैं, उनको उनके लिए वो प्री डिफाइंड फार्मूला या फंक्शन यूज किए जाते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड फार्मूला एक ही चीज़ है। फंक्शन की बात करें, सिंपल फंक्शन, सिंपल फार्मूलाज क्या है ये आपने सीख लिया, आपको पता है। कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्या है ये भी आपने सीख लिया, जिसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हों। और तीसरे नंबर पे आज आपको बता रहा हूँ कि प्री डिफाइंड फार्मूलाज भी होते हैं, जिनको फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, Excel includes many common functions that can be useful for quickly finding sum, average, count, maximum value and minimum value. आप पूरा टोटल भी कर सकते हैं, बजाय एक एक सेल को टोटल करने से आप एक फंक्शन लगाएं सम का और सारे का सारा टोटल करने। सबसे ज़्यादा यूज होता है ये सब फॉर अ रेंज ऑफ सेल, मतलब एक सेल नहीं, रेंज ऑफ सेल, मल्टीपल वैल्यू, रेंज ऑफ सेल। In order to use the function correctly, you need to understand the different parts of the function and how to create arguments to calculate value and cell references. अब सबसे पहले फंक्शन के पार्ट समझने हैं आपको, फंक्शन के पार्ट क्या होते हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू वर्क करेक्टली ए फंक्शन मस्ट बी रिटन ए स्पेसिफिक वे। आपने फंक्शन को पता होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए कि फंक्शन आपने किस तरह लिखना है, विच इज कॉल्ड सिंटैक्स, इसको बोलते हैं इसका सिंटैक्स। ये फंक्शन का सिंटैक्स है, सारे का सारा इक्वल साइन से ये सॉरी सम से लेके यहाँ ब्रैकेट क्लोज होने तक, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स 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 याद रखना है आपने। द बेसिक सिंटैक्स फंक्शन इज इक्वल साइन, ये इक्वल साइन आ गया, उसके बाद फंक्शन नेम, ये फंक्शन का नाम आ गया, उसके बाद एंड वन और मोर आर्गुमेंट्स, ये जो अंदर होते हैं ना ये आर्गुमेंट्स, सेल रेफरेंस, दीज आर द आर्गुमेंट्स, फंक्शंस आर्गुमेंट्स। ये सिंटैक्स आ गया, फंक्शन नेम आ गया, उसके बाद ये फंक्शन आर्गुमेंट्स आ गया। आर्गुमेंट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन यू वांट टू कैलकुलेट, डेफिनेटली जो मैंने आपको बता दिया कि सेल रेफरेंस है उन्हीं को कैलकुलेट करना ना आपने। द फंक्शन इन द एग्जांपल बिलो वुड ऐड ए वैल्यू ऑफ द सेल रेंज A1 से लेके A20 तक, कि ये फंक्शन जो है इक्वल साइन, फंक्शन नेम, ये आर्गुमेंट्स। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि A1 से A20 तक जो सेल्स हैं उनमें जो भी वैल्यूज पड़ी हैं उनका टोटल करके आपको दे देगा कितना। और रेंज कैसे लगाते हैं, ये जो साइन क्या इसको बोलते हैं, कॉलन साइन, एक सेमी कॉलन होता है, ये कॉलन होता है, कॉलन साइन। ठीक है, कॉलन साइन बताता है रेंज इस फंक्शन से, इस सेल से लेके इस तरफ। तो 20 सेल्स के अंदर जितने भी सम में बजाय आपके 20 सेल आप लिखें यहाँ पे, वैसे आपने करना तो आपने क्या करना था, इक्वल साइन A1 प्लस A2 प्लस A3 A प्लस A4 एंड सो ऑन 20 तक, A20 तक आपने जाना था। तो यहाँ पे सिंपल आपने फंक्शन लगा दिया, तो सारा का सारा काम एक फंक्शन ने कर दिया। आपको हुआ कि नहीं फायदा इसका हुआ? जी, ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्गुमेंट कैन रेफर टू बोथ इंडिविजुअल सेल एंड सेल रेफरेंसेस दैट मस्ट बी enclosed within parentheses. You can include one argument or multiple arguments depending on the syntax required for the function. मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन, ये एवरेज का फंक्शन है, एवरेज जो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट है ना, ये वाले जो आप वैल्यू कैलकुलेट करना जा रहे हैं सेल की, वो आपके इंडिविजुअल सेल्स भी हो सकते हैं, सेल रेंज भी हो सकती है। तो ये है सेल रेंज, इंडिविजुअल सेल भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे B1 लिखें, फिर ये कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा, जिस तरह ये लिखा हुआ है।
हमने कहा है सिंपल A1 से लेके A3 तक, ये तो आपकी हो गई रेंज। उसके बाद आपने कॉमा लगा दिया, ये एक रेंज होगी। फिर C1 से लेके C2 तक होगी दूसरी रेंज। ये दोनों रेंज को, एक इस रेंज को, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरी रेंज को। उसके बाद फिर एक सेल E1 है, फिर उसको भी शामिल करना है, तो फिर हमने कॉमा लगा के। सो जो कॉलन है ये रेंज के लिए, और कॉमा जो है ना इंडिविजुअली सेल्स के लिए। तो ये बेसिकली दो रेंज और एक सेल को, ये एक रेंज है, ये दूसरी रेंज है, ये एक सेल है, इन सबको टोटल करके आपको यहाँ पे सम दे देगा, सम का फंक्शन। ठीक होगा बेटा, बस आपने ये चीज याद रखनी, प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एवरेज। अब हमने कैलकुलेट करनी है कि इस फंक्शन की वुड कैलकुलेट द सेल रेंज, मल्टीपल आर्गुमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, फॉर एग्जांपल द फंक्शन सम a1 b1, ये जो मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल जो आर्गुमेंट है हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमे के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन सब का हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, ये सेल रेंज है बेसिकली, तो ये हमें यहाँ पे सेल रेंज इसका रिजल्ट दे देगा, एवरेज क्या बनती है इन तमाम नंबर्स की। और जब हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स को यूज करेंगे तो वो हमें इन तमाम का, इस रेंज का, इस रेंज का और इस सेल का टोटल हमें ये एक्सेल करके देगा। तो ये बेसिकली एवरेज का सम का फंक्शन था। इसको कैसे क्रिएट करके करते हैं और इनका एडवांटेज क्या है वो आपने देख लिया कि इंडिविजुअल सेल्स को किस तरह हम रेंज दे सकते हैं, और सेल और इंडिविजुअली सेल को किस तरह ऐड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट में, और सेल रेंज किस तरह डाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि दीज आर कॉल्ड फंक्शंस आर्गुमेंट्स। ठीक है, दीज आर ऑल आर्गुमेंट्स। ये सिंटैक्स है, ये जो फंक्शन का नाम है, ये आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपके सेल्स होते हैं, ये सेल रेंज होते हैं जिनके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है। एक्सेल हैज ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस अवेलेबल, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन यू विल यूज। वैसे तो बड़े बेशुमार फंक्शन हैं, मगर एक चीज याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सारी चीजें आपके काम की नहीं होती, समझ गए ना। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसका किस किस नेचर का काम है, मगर चीज़ें वही सीखते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो इसी तरह एक्सेल में बेशुमार फंक्शंस हैं जो साइंटिस्ट या हाई मैथमेटिशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए रिलेटिव जो बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होंगे। मगर एक आम लर्नर के लिए जो फंक्शन मोस्टली यूज होते हैं ना, वो ये वाले हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। सम जो है वो ऐड करता है, एवरेज सबका एवरेज निकालता है, काउंट जो है वो नंबर ऑफ सेल्स, यानी वो काउंट करता है कि हाउ मैनी काउंट्स आर। एक कॉलम के अंदर आप, अगर आपके पास कोई उसका पैमाना नहीं है कि यार इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो आप काउंट का फंक्शन लगा देते हैं और बताता है कि इसमें इतनी वैल्यूज हैं। अगर आप सीरियल नंबर आप लिखे हो, साथ लिखे हो हर रो के, तो वो आपको पता चल जाता है कि लास्ट जो सीरियल नंबर है इसका मतलब ये है कि इतने हैं। अगर 51 सीरियल नंबर है लास्ट, तो इसका मतलब काउंट कितने हैं, 51। मगर अगर आप उसी सेल्स के ऊपर काउंट का फंक्शन लगाएंगे तो वो जो फंक्शन है वो भी 51 ही रिटर्न करेगा। मैक्सिमम, अगेन वही जो स्टूडेंट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो मार्क्स आ जाएंगे, जिसके मार्क्स सबसे कम है मिनिमम में वो मार्क्स आ जाएंगे। अब फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं। फंक्शन को क्रिएट इस तरह करते हैं कि we will create a basic function to calculate average price per unit for the list of recently ordered item using the average function। अब ये जो आइटम्स, ये हमारे पास हमने आइटम परचेज की हैं, ठीक है, इसकी क्वांटिटी है, ये इसकी यूनिट प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी एवरेज प्राइस हमें कितने की पड़ी। एवरेज, एवरेज पता ना, समझ ना, एवरेज एक जैसी जो होती है, लो और लेस, एवरेज प्राइस कितने की, उसके लिए हम एवरेज का फंक्शन यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट राइटिंग द फंक्शन नाउ, टाइप इक्वल साइन टाइप किया। उसके बाद हमने, जैसे ही हमने इक्वल साइन टाइप किया ना, तो ऑटोमेटिक टाइप द फंक्शन नेम और सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट और सजेस्टेड फंक्शन। जब आप इक्वल साइन टाइप करेंगी ना, तो आपके सामने ए प्रेस करेंगी तो इस तरह एक ऑटोमेटिक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें ए से स्टार्ट होने वाले तमाम फंक्शंस आ रहे होंगे। तो आप, यू डोंट नीड टू टाइप द फंक्शन नेम एवरी टाइम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आपने वहां से एवरेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज को सिलेक्ट कर लिया, एंटर द सेल रेंज फॉर द आर्गुमेंट। अब जो फंक्शन है इसके अंदर आपने आर्गुमेंट भी तो डालने हैं ना,
तो आपने फंक्शन नेम सेलेक्ट किया और इसके अंदर आपने आर्गुमेंट डालने के लिए आपने इन आवर एग्जांपल वी विल टाइप C3 to C1, यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, होल्ड करें, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आए या मैनुअल टाइप कर लें C3, ठीक है, जो दोनों ऑप्शन आपके पास है, वही क्लिक कैन पॉइंट एंड क्लिक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा तो फेमिलियर हो जाएगा, पॉइंट एंड क्लिक। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ बार बार चीजों को, नई चीजें रिपीट करेंगे तो आप फेमिलियर, आपकी दोस्ती होगी टर्मिनोलॉजी के साथ। पॉइंट एंड क्लिक, तो ये आपकी यहाँ पे इसने एवरेज कैलकुलेट कर दिया। एंटर को प्रेस करेंगे तो इस तमाम प्राइस का उसने एवरेज कैलकुलेट कर दिया कि जो एवरेज प्राइस है कितनी है, $15.93, $15.93,